आरुष नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चालू कर। हु कैन बिकम एन एजेंट, एक एक पॉइंट पढ़ के रुकना चालू कर। Who can become an agent? Section 184. Any person may become an agent. Even a minor or a person of unsound mind may become an agent, and the principal shall be bound by his acts. ठीक है, तो सर क्या बोलता है ये पॉइंट? हु कैन बिकम एन एजेंट, कौन एजेंट बन सकता है? एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम एन एजेंट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो सर चाहे वो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हो या नहीं हो, ऐसे एग्जाम में मत लिख देना। श्रेया भैया ने लिख के आ जाएगी एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन बिकम एन एजेंट। अरे इसलिए नहीं बोला था ये, ठीक है, समझाने के लिए बोला था कि एनीबडी कैन बिकम एन एजेंट। तो सर चाहे वो अनसाउंड माइंड का ही क्यों नहीं हो, चाहे वो माइनर ही क्यों नहीं हो, वो एजेंट बन सकता है। क्यों बन सकता है? उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, जो मैंने 20 बार तो बोल दिया और 21st टाइम और बोल रहा हूँ। बिकॉज एजेंट इज जस्ट एक्टिंग इनटू द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। He is not personally entering into the contract with the third party, but only in representative capacity of the principal, वो इन दोनों को कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें लेके आ रहा है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, पर सर बनाना चाहिए क्या, नहीं बनाना चाहिए? ठीक है, But one अरे must. रुक जा। ठीक है, वो एक मतलब कभी कभार शेरो शायरी में या मुशायरे में बोलते हैं ना, वो बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, या बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं। तो अलाउड है, इसका ये मतलब नहीं है कि है ना करना ही करना है माइनर को या अनसाउंड माइंड को बनाना ही बनाना है। बना सकते हो, हाँ, इसके रिपरकशंस आ जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट पर। But one must try to avoid appointing minor or a person of unsound mind as an agent because he is incompetent to contract, and in case of his misconduct or negligence, the principal will be unable to proceed against him. But if we appoint a person competent to contract as an agent, then in case of his misconduct or negligence, the principal can proceed against him. ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना। यदि एक प्रिंसिपल ने माइनर या अनसाउंड माइंड के एजेंट को अपॉइंट किया है, तो यदि इसने अपने दी गई ताकत के दायरे के बाहर जाके काम कर लिया है, तो आप इसका गला नहीं पकड़ पाएंगे। इसी की जगह यदि नॉर्मल एक मेजर एजेड पर्सन होता, उसने दायरे के बाहर जाके काम कर लिया होता, तो आप बाकायदा इसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे इस बारे में, क्योंकि चैप्टर ही बड़ा है, टाइम लगता है इसमें। हम्म, पढ़ना इसको। Example: P appoints Q, a minor, to sell his car for not less than 2.5 lakhs. Q sells it for rupees 2 lakhs. P will be held bound by the transaction and further shall have no right to against Q for claiming compensation for having not obeyed the instructions, since Q is a minor. क्यू इज ए माइनर। ठीक है, पी ने क्यू को ये है ना, देखो अभी पूरी बातें नहीं सीखी, इसलिए अभी तक के हिसाब से ये एग्जाम्पल है। अड़ के मत बैठना कि सर पहले तो आपने ये एग्जाम्पल पढ़ाया था, अब आप इसके अपोजिशन में बात कर रहे हो, पहले कुछ और पढ़ाते हो अभी कुछ और पढ़ा रहे हो, ऐसे मत सोचना। थोड़ा सा फ्लो में आएंगे ना, तब तुमको पूरी बातें पता चलेंगी। ठीक है, तो सर पी ने क्यू को, एक माइनर को, अपने एजेंट जैसे अपॉइंट किया कि मेरी कार 2.5 लाख रुपए से कम में मत बेचना, लेकिन क्यू ने क्या किया, उसको 2 लाख रुपए में ही बेच दिया। तो सर क्या पी इस ट्रांजैक्शन से बाइंड होगा? सर हो जाएगा, लेकिन उसका माइनर के अगेंस्ट कोई राइट नहीं रहेगा कि बाकी के जो 50,000 रुपए का नुकसान है ना, वो माइनर से वसूल हो गए। ठीक है, जबकि यही मेजर आदमी होता ना, तो उससे वसूल लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी? एजेंसी किस किस तरीके से बनाई जा सकती है? बाय एन एक्सप्रेस अथॉरिटी और बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अपन ने मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना सर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, implied contracts. Express contracts are those contracts which are made using words either in oral or in writing. And implied contracts are those contracts which are made through conduct of the parties. Without using any words, which are made through conduct of the parties, are implied contracts. For example, देखो, अक्षित कासट ने आरुष मुंदड़ा को अपना एजेंट बोल के, ओरली बोल के अपॉइंट कर दिया, तू मेरा एजेंट है, जाके माल बेच गया। इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कितना कमीशन देगा?
कि जितनी भी रेट पे बेचेगा उसका 3% कमीशन मिलेगा। ओके सर। तो सर ओरली बोल दिया तो भी ये वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, राइटिंग में लिख के दे दिया तो भी ये वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। सर ओरल या राइटिंग में दिया तो कैसा, मेड यूजिंग वर्ड्स है ना, तो सर एक्सप्रेस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी एक्सप्रेसली उसको अथॉरिटी दी है यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग, ठीक है सर। इसको ऐसे याद रखो ना यार, याद रखने की जरूरत ही कहाँ है। यदि हमारे राघव काबरा को किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो वो क्या करेगा, शब्दों का इस्तेमाल करेगा ना, चाहे ओरल में बोल के बता देगा चाहे राइटिंग में बता देगा। यदि समझदार होगा तो ओरल में बताएगा ताकि कोई प्रूफ नहीं छूटे, जूते नहीं पड़े। और यदि राइटिंग में लिख के दे दिया तो प्रूफ क्रिएट हो जाएगा, तो जूते पड़ने का प्रबंध खुद ही कर रहा है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। implied made through conduct of the parties, पढ़ना भाई implied agency। Implied authority, when agency is to be inferred from the conduct of the parties, circumstances of the case, and the ordinary course of dealing, etc. Example: Mr. X realizes rent and gives it to landlord. He impliedly acts for landlord as an agent. देखो Uh, क्या होता है, मान लो कि हमारा दर्श जैन है, उसका एक फ्लैट है पुणे में, पुणे में इसका एक फ्लैट है, ओके सर। पुणे में ही इसका एक दोस्त भी रहता है, मित्र भी रहता है, ओके सर। तो सर फ्लैट भाड़े पे चढ़ा रखा था, रेंटेड रेंटेड फ्लैट था। तो पुणे का जो फ्रेंड था ना वो क्या करता था, हर महीने जाता था, उससे किराएदार से पैसे लेता था और इसके खाते में जमा करा देता था, ठीक है सर। तो भले ही दर्श जैन ने फ्रेंड, पुणे वाले फ्रेंड को बोला नहीं, पर वो काम तो एजेंट वाले ही कर रहा है या नहीं कर रहा है, यस सर। तो थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ये इम्प्लाइड एजेंट हो गया या नहीं हो गया, इम्प्लाइड एजेंसी बन रही है या नहीं बन रही है, यस सर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल पढ़ते हैं इम्प्लाइड एजेंसी का, पढ़ भाई सेकंड एग्जांपल। A lives in Pune and owns a shop in Mumbai. A visits the shop occasionally. The shop is managed by B, who orders goods from C in the name of A for the purposes of the shop and for of paying for them out of A's funds with A's knowledge. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purposes of shop. हाँ भाई, आरुष मुंद्रा क्या हो गया, क्या जोक आ गया इसमें। हाँ वो पढ़ने में कंफ्यूज हो गया था इसलिए। जब पढ़ने में कंफ्यूज हो गया इसलिए हंसी आ गई, मुझे लगा आज चैटिंग चैटिंग का कीड़ा तेरे को काटा है। हम्म। सर काटा भी होगा तो मैं उसे जग जाहिर कैसे कर दूं। आप तो पता नहीं किस किस से बात करने पहुंच जाओगे अभी कुछ घर पे। हम्म। चलो आ जाओ सेकंड एग्जांपल। ए लिव्स इन पुणे एंड ओन्स अ शॉप इन मुंबई। पुणे में रहता था, मुंबई में एक शॉप उसकी थी। ए विजिट्स द शॉप ओकेजनली, कभी कभार जब मुंबई आता था तो वो शॉप चला जाता था। द शॉप इज मैनेज्ड बाय बी, शॉप का ध्यान कौन रखता था, मैनेज कौन करता था, बी। हु ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए, जो कि सी नाम के एक आदमी से ए के नाम पे गुड्स ऑर्डर करता था, कौन, बी, ठीक है। शॉप किसकी थी, ए की थी। ए रोज बैठता था, नहीं बैठता था, ओकेजनली आता था। कौन मैनेजर था वहां का सर, कौन मैनेज कर रहा था, मैनेजर नहीं, कौन मैनेज कर रहा था, बी कर रहा था। किससे गुड्स ऑर्डर करता था, उस दुकान के लिए, सी से। किसके नाम पे गुड्स ऑर्डर करता था, बी सर, ओनर के नाम पे, ए के नाम पे, फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड्स विद एज नॉलेज। ए की नॉलेज से, ए के फंड से जो भी सामान शॉप के लिए खरीदता था उसको ये पेमेंट ए की नॉलेज से, ए के फंड से करता था, और ए कभी मना नहीं करता था। सर यहाँ हो क्या रहा है, भले ही इन्होंने एजेंट जैसे एक दूसरे को अपॉइंट नहीं किया हो, बट बी हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर द गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पसेस ऑफ शॉप, ठीक है। इम्प्लाइड अथॉरिटी विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स टू कंडक्ट ऑफ द पार्टी। टेस्ट ऑफ एजेंसी लगाओ रे, दोनों पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आरुष मुंदड़ा, दाल में कुछ डेफिनेटली काला है, ठीक है। चलो अच्छा सर, पूरी दाल ही काली है, आपको अभी तक पता नहीं पड़ रहा है, बस आ जाओ। मैं काली दाल बहुत खाता हूँ, पसंद करता हूँ, आ जाओ नेक्स्ट। तो टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है, क्या बी
ए को इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी सी के साथ में बाइंड कर पा रहा है? यस सर, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, जो अपन ने टेस्ट पढ़े थे ना ऊपर। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हो जा रहा है, जो भी सामान खरीद रहा है उसके लिए यही तो पे कर रहा है। यस सर। सर ये टेस्ट दोनों लागू हो रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है सर। अभी अपने को एजेंट्स टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयड एजेंसीज फर्दर करना है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयड एजेंसीज में खूब सारे पॉइंट्स हैं। फिर है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। तो आ जाओ, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयड एजेंसी को आज पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं। एजेंसी बाय ईस्टॉपल एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईस्टॉपल? ईस्टॉपल का क्या मतलब होता है रे? ये तो वर्ड अपन ने पहले पढ़ा हुआ है ना। कहाँ पढ़ा हुआ है? कि सर माइनर वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहाँ पढ़ा हुआ है? कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपन ने वर्ड होल्डिंग आउट काम में लिया था। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसमें कि ईस्टॉपल भी ऑटोमेटिकली कवर हुआ हुआ था। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ईस्टॉपल? ईस्टॉपल का क्या मतलब होता है, बताओ। सर वैसा कुछ होता है ना कि अगर मैं कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो मैं कि नहीं हूँ, तो पर मेरे को करना पड़ेगा वैसा काम। मतलब मैं कुछ फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आई स्टिल हैव टू एक्ट ऑन दैट थिंग जो जो कि मैंने जो कि represent नहीं किया हूं है। मत बोल। मैंने यदि आपके हाँ। सामने कुछ रिप्रेजेंट किया है तो मुझे भविष्य में वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने जो बात रिप्रेजेंट करी थी वो बिल्कुल सत्य है, उस हिसाब से ही एक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ व्हेन अ पर्सन हैज रिप्रेजेंटेड समथिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, then after that he will be stopped from denying the truthfulness of that fact, and he will have to act in the same manner as if the things which were represented by him are really holding good। ठीक है। इसको बस सेंटेंस में बनाना है, और क्या। तो ईस्टॉपल, एजेंसी बाय ईस्टॉपल करते हैं। आ जाओ। तो यदि मैंने किसी के सामने खुद ने रिप्रेजेंट कर दिया है कि मैं तो उनका एजेंट हूं, तो अब क्या, और इस बेसिस पे सामने वाले ने कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, तो बाद में मैं मना कर सकता हूँ क्या? है मैं तो था ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। हाँ हाँ, अब आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे आप सही में एजेंट थे। ठीक है, पूरा पढ़ो, एक बार एग्जाम्पल पढ़ो, समझ में आएगा। एग्जाम्पल मैं पढ़ूँ? हाँ। Example, if PL, the principal, has for several months permitted Sunil to buy goods on credit from Prasad and has paid for the goods bought by Sunil, PL cannot later refuse to pay Prasad, who had supplied goods on credit to Sunil, in the belief that he was PL's agent and was buying the goods on behalf of PL. PL is stopped from now asserting that Sunil is not his agent because on earlier occasions he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent and Prasad had acted in that belief. देखो, सिंपल सा है। पहला ट्रांजैक्शन हुआ, दिशी अग्रवाल ने अपनी मित्र श्रेया बियानी को भेजा। कहाँ भेजा? एक शॉपकीपर के पास में, मेरे लिए ये सामान लेके आ। श्रेया बियानी लेके भी आ गई। श्रेया बियानी से जब शॉपकीपर ने पैसे मांगा, अरे वो दिशी देगी, दिशी को फोन किया, यूपीआई कर दे भाई, उसने शॉपकीपर को कर दिया। सेकेंड ओकेजन पे दिशी अग्रवाल ने अगेन श्रेया बियानी को भेजा, शॉपकीपर से सामान लेके आ जा। शॉपकीपर से सामान लेके आ गई कि पेमेंट कौन करेगा? दिशी कर देगी, आप चिंता मत करो। तो इस बार थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया था, दिशी ने बाद में पेमेंट कर भी दिया जो श्रेया बियानी ने सामान खरीदा। तीसरी बार भी यही कहानी रिपीट हुई, चौथी बार भी यही कहानी रिपीट हुई। अब पांचवी बार दिशी अग्रवाल ने भेजा ही नहीं श्रेया बियानी को, वो अपनी मर्जी से शॉपकीपर के पास में चली गई और सामान लेके आ गई, बोल दिया दिशी पेमेंट कर देगी, जबकि ऐसा था नहीं, पांचवी बार उसने नहीं भेजा था। सर पुराने इन कामों से ऋषि अग्रवाल ने ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड एजेंसी के तौर पे इस चीज को बोल दिया था कि हाँ, एजेंसी बाय ईस्टॉपल। सर खुद ने विश्वास दिला दिया था शॉपकीपर को कि हाँ, ये मेरे बिहाफ पे ही आ रही है, मेरे बिहाफ पे ही काम कर रही है, मेरे बिहाफ पे ही सामान खरीद रही है, और आप इसको सामान दे सकते हैं, और मैं उसका पेमेंट कर दूंगी। पास्ट ट्रांजैक्शन से अपने आप ये विश्वास दिलाया था।
तो एजेंसी बाय ईस्टॉपल क्रिएट हो गई है, जहां एक आदमी ने खुद ने अपने कामों से किसी को, थर्ड पार्टी को, ये विश्वास दिला दिया हो कि प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप है, बाद में वो उसको डिनाई नहीं कर सकता और फिर पांचवी बार के लिए भी पेमेंट करना ही पड़ा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पर। Y allows his servant X to buy goods from him on credit regularly. On one occasion, the servant buys some goods not ordered by his master on credit. Y is responsible to the shopkeeper for the price because X will be deemed to be his agent by estoppel. ठीक है, he allows his servant to buy goods from him in credit regularly। हाँ, जाके ले आ, बोल देना मैंने मंगाया, मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा हो गया, तुमने विश्वास दिलाया, अब सर्वेंट अपनी मर्जी से पहुंच गया, तो भी सर अब एजेंसी बाय एस्टॉपल हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल। X na. P employed X a broker to buy wheat for him, and at P's request, it was kept in a warehouse in X's name. X, without P's authority, sold the wheat, and P was bound by the sale because he has allowed X to assume the apparent right of disposing of the wheat in the ordinary course of business. देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है। यहाँ क्या हो रहा है, यू आर अपॉइंटिंग somebody एज अ मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, वही एजेंट मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, तो सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मर्केंटाइल एजेंट या एजेंट आपके लिए जो भी काम करता है उन सब से आप बाइंड होते हो, जनरली लोगों को यही ध्यान होता है। तो पी ने भेजा एक ब्रोकर को कि मेरे बिहाफ पे आप वीट खरीद लीजिए। ठीक है, और पी की प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे उसे एजेंट के वेयर हाउस में ही रखवा दिया गया। ठीक है सर, अब एजेंट ने क्या किया, पी की अथॉरिटी नहीं थी, बट ही सोल्ड द वीट, held that P was bound by the sale because he has himself allowed X to assume the apparent right of disposing the wheat in the ordinary course of business। जब आप किसी मर्केंटाइल एजेंट को अपॉइंट करते हैं ना, तो इस आपके बिहाफ पे सारी अथॉरिटी जनरली उसको दी जाती है। लोगों को ऐसा ध्यान होता है कि वो आपके बिहाफ पे बाय कर सकता है गुड्स को, सेल कर सकता है गुड्स को इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको सेल करने या सेल करने के लिए किसी कैरियर को दे सकता है। ये सारी अथॉरिटी एक मर्केंटाइल एजेंट के पास में आती है, जो कि टॉपिक आप अभी शायद पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे। ठीक है, तो सर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग एग्जाम्पल है, पर सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ गई। ये बड़ा Where a married एक मिनट रुक जा, ये बड़ा ही खतरनाक एग्जाम्पल है, इसको समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए इस पॉइंट से यहाँ से कल याद दिलाना है सर, पेज नंबर 3 के ये हस्बैंड वाइफ वाले एग्जाम्पल से एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कभी कभार आ जाए तो हमको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ वाले पॉइंट से मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट? यस। हाँ जी, एक सेकंड।